Hello everyone and welcome back once again in the sessions of central tendencies, measures of central tendencies in statistics। हम संख्याकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के कुछ माप कर रहे हैं। हम दो कवर कर चुके हैं। हम मीन यानी कि समानांतर माध्य को कवर कर रहे हैं। देखो आज हमारे पास समानांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन का ही कुछ और टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। हमने अभी तक जैसे मीन निकालनी सीखी थी वो एक सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंडर कवर होती थी। आज हम एक ऐसा छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे जिसमें वेटेड अर्थमेटिक मीन का जिक्र है, यानी कि भारित समानांतर माध्य किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है ये हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वेटेड मीन होता क्या है। वेटेड मीन इज एन एवरेज computed by giving different weights to some of the individual values। देखो जो श्रृंखला हमें दी हुई होती है, जो वेरिएबल्स हमें दिए हुए होते हैं या जो मदें हमें दी हुई होती हैं, जब हम उन मदों को कुछ वेटेज दे देते हैं, मतलब क्योंकि हर एक का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, महत्व है, तो जब हम उन्हें कुछ वेटेज दे देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वेटेड मीन कैलकुलेट करनी है। भारित माध्य वह माध्य है जिसमें श्रृंखला के प्रत्येक मद को उसके तुलनात्मक महत्व मतलब कंपैरेटिवली क्या इंपॉर्टेंस है उनकी के अनुसार भार देकर माध्य की गणना की जाती है। ठीक है, मतलब वेट्स देकर, वेटेज देकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या वेटेड एवरेज मीन या वेटेड अर्थमेटिक मीन निकल सकती है। इसके लिए जो सूत्र यानी कि फॉर्मूला यूज किया जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मीन लिखा, मीन के बिल्कुल नीचे छोटा सा W लिख दिया जिससे हमें पता चल जाए कि ये वेटेड मीन की बात की जा रही है। फिर देखिए इट्स इक्वल टू समेशन, कुल जोड़ है। किसके कुल जोड़ के बराबर है ये? WX। W का मतलब वेट होता है, W का मतलब वेट है या भार है, और X का मतलब जो हमें सीरीज दे रखी है सेम वही है। देन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, यानी कि भार का ही कुल जोड़ जो है वो हमने यहां लेना है। मतलब इसका मतलब तो है जब हम W को X से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमने जब W का यानी कि वेट्स का टोटल लेना है। तो एक एग्जाम्पल की फॉर्म में इसे समझेंगे, एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे कि ये क्या है। देखो आपको सब्जेक्ट्स बता रखे हैं और मार्क्स बता रखे हैं। अब देखो ध्यान से कि इकोनॉमिक्स, मैथ, अकाउंट्स, अगर हम ये सब्जेक्ट्स देखें तो ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश और पंजाबी के। ठीक है, तो देखो इन्हें कुछ वेट्स दिया हुआ है, ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज हम लोगों ने वेटेड एवरेज मीन कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो WX हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए ये मार्क्स हमारे X बनेंगे, ये वेट W बनेगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक रिलेटिव आइटम को, 60 मल्टीप्लाई 1, 65 मल्टीप्लाई 1, बिल्कुल इसी तरीके से 53 मल्टीप्लाई 2, 50 मल्टीप्लाई 3, 40 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरीके से हम समेशन ऑफ WX निकाल लेंगे और समेशन ऑफ W हमारे पास 11 निकल रहा है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें वेटेड मीन पता चल जाएगी कि क्या होती है। आई होप कि ये वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला आपको छोटा सा जो ये कंसेप्ट था, जो आपके लिए सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और छोटा सा कंसेप्ट करेंगे जो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, यानी कि संयुक्त समानांतर माध्य। अब देखो ये क्या होता है, जब हमें एक से ज्यादा ग्रुप्स दिए हुए हों, आंकड़े दिए हुए हों, कुछ रिलेटेड ग्रुप्स या रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें उनके अर्थमेटिक मीन भी बताए हुए हैं कि क्या है, और जब हमें उनके n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स उनकी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी उनकी कितनी थी, ये भी हमें बता रखी हो, तो हम उन संबंधित आंकड़ों की इकट्ठी क्या अर्थमेटिक मीन होती है,
सामूहिक समानांतर माध्य क्या होता है या संयुक्त समानांतर माध्य क्या होता है, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक से ज्यादा संबंधित आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है। ये रहा वो सूत्र, लेकिन इससे पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ वन और मोर रिलेटेड ग्रुप्स, combined arithmetic mean is used and the following formula is used। अब फॉर्मूला क्या है, देखो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेशन आएगी। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना सा होगा, ठीक है। x बार किसका 1, n1 प्लस x बार 2, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो हमें सिर्फ इतना ही सिलेबस इतना ही हमें फॉर्मूला दिमाग में रखने की जरूरत है। लेकिन हम फिर भी अगर समझें तो जैसे जैसे ये कंबाइंड डेटा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा जो फॉर्मूला है वो यहां से और स्ट्रेच होता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। कैसे होगा, यहां अगर मैं थर्ड वन के लिए भी बनाना चाहूं तो वो बनेगी x बार 3 n3 और नीचे डिनोमिनेटर में n3 ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। है क्या, ध्यान से समझ लो फिर से दोबारा से फॉर्मूले को। आपने सब पहले ग्रुप की मीन लेनी है और पहले ग्रुप का ही जो n है उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस दूसरे ग्रुप की मीन जो हमने निकाली है और दूसरे ग्रुप का ही n डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, मतलब पहले वाली ग्रुप की n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और दूसरे वाले ग्रुप के भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब हम इसे भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे कि ये क्या है। फाइंड द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको n1, n2, x बार 1 एंड x बार 2 दिया हुआ है, मतलब मीन आपको दिया हुआ है, समानांतर माध्य आपको दोनों ग्रुप्स के दिए हुए हैं। तो हमने कुछ नहीं करना, कंबाइंड मीन कैलकुलेट करनी है 1 और 2, मतलब 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, उनके अकॉर्डिंगली। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला ऊपर समझाया है, हमने बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर कर कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर देना है। x बार 1 10 है, n1 40 है, तो 10 मल्टीप्लाई 40 प्लस बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप की इंफॉर्मेशन देखिए तो 15 मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यानी कि बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 यानी कि 40 प्लस 60। और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये हमारी कंबाइंड मीन निकलेगी वो 1313 निकल आएगी। आई होप कि ये कंबाइंड मीन वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। इसका एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी ताकि कई बार हमें कुछ मिसिंग डेटा दिया हुआ होता है, कई बार हमें कुछ मिसिंग डेटा दिया हुआ होता है, तो वो मिसिंग डेटा किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो, इफ द कंबाइंड मीन ऑफ द 2 ग्रुप्स इज 40/3, आपको कंबाइंड मीन दिया हुआ है कितने ग्रुप्स का, 2 ग्रुप्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कहां तक स्ट्रेच होगा, सिर्फ 2 तक ही स्ट्रेच होगा, उसके आगे नहीं बनेगा। एंड इफ द मीन ऑफ 1 ग्रुप विद 10 ऑब्जर्वेशंस इज 15। अब याद रखो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि n कौन सा है और x बार कौन सा है। एक ग्रुप का, मान लो ये पहला ग्रुप है तो 1 मान लो इसको, तो 10 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस मतलब हमारा n है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स है। और मीन इज, तो ये मीन है कितना 15, इसका मतलब ये हमारा x बार 1 है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो आगे हमें क्या कहा गया है, देन दी मीन ऑफ अदर ग्रुप विद 8 ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पर n आपको बताई थी, तो यहाँ पर 8 आपको n दे रखा है, लेकिन ये कौन से ग्रुप का है, अदर ग्रुप का, तो ये n2 बन गया और वो n1 है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने मीन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमने कैलकुलेट करना है x बार 2।
तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया वो यहां पर फ्रेम हो जाएगा कि ये कंबाइंड मीन है, ये x बार 1 है, ये n1 है, ये n2 है और ये x बार 2 हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूले में जो चीज आपको जैसे दे रखी है आप उसे वैसे ही फिल कर दोगे। ये कंबाइंड मीन यहां लिखा हुआ आ जाएगा, यहां फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहां डिनोमिनेटर में n1 n2 के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आ जाएगी और जब हम ऊपर न्यूमरेटर में ही हमारे सेकंड ग्रुप की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो x बार 2 ही लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहां पर इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट लगाकर क्रॉस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमारा x बार 2 है वो कुछ इस प्रकार से 45/4 हम इसे कन्वर्ट भी कर कर लिख सकते हैं तो 11.25 आएगा। आई थिंक 11.25 भी हमारा आंसर हम लिख सकते हैं जो हमारा x बार 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आज का जो हमारा ये सेशन था जिसमें मैंने आपको दो नए कंसेप्ट्स करवाए, एक तो आपको करवाया गया है कंबाइन मीन जिसका क्वेश्चन आपको अभी ये समझाया गया है और एक आपको समझाया गया था वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।